अस्थमा के मरीज़ को जो दवाई लेनी है वो फॉर्चुनेटली इनहेल्ड वे से बहुत अच्छी दी जा सकती है। इनहेल्ड वे में दवाई सीधी वहाँ जाती है सांस की नलियों के अंदर जहाँ पे बीमारी है, और पूरे शरीर के अंदर बिल्कुल नहीं जाती। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। बड़ी कम डोज में दवाई काम कर सकती है। अगर वही गोली हम देंगे सांस के रस्तों के लिए, तो अगर मान लीजिए 50 मिलीग्राम्स देनी है, तो 50 में से घूमती फिरती तो 1 ही यहाँ जाएगी, बाकी तो पूरी बॉडी में जाएगी। 1 मिलीग्राम हम सीधी वहाँ पे दे सकते हैं। इतनी कम डोज में दवाई कारगर या कामयाब हो सकती है। साथ में इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। जब जा ही वहीं रही है जहाँ पे ज़रूरत है, पूरी बॉडी में जा ही नहीं रही, तो लिवर, किडनी, ब्रेन वगैरह में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। और बड़ा क्विक एक्शन होता है। वहाँ दवाई अंदर पहुँची और 5 मिनट में पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये एडवांटेजेस हैं इनहेलर्स के। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं या हो सकते हैं। अगर मरीज़ ठीक से सीख नहीं रहा, डॉक्टर उसे सीख से सिखा नहीं रहा, डॉक्टर खुद ही डावाडोल है सिखाने के तरीके में, और दवाई अंदर पहुंच नहीं रही, तो उसका असर नियर टू ज़ीरो भी हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि आप इनहेलर ले रहे हैं और ठीक से नहीं ले रहे, दवाई जा नहीं रही और आपको कुछ भी फ़ायदा ना पहुंचे, ये संभव है। इनहेलर को अच्छी तरह से सीखें और उसको लें। ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। अब मैं आ जाता हूँ मेन टॉपिक के ऊपर। 2 या 3 तरह के कॉमन इनहेलर्स, उनको लेने के प्रॉपर तरीके, उनको लेने में मरीज़ आम तौर पे क्या गलती करते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए, और कौन सा इनहेलर किस मरीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल या मुनासिब है, इसके बारे में थोड़ी सी सिंपल वे में, सिंपल भाषा में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनहेलर के बारे में। ये सारे के सारे एस्थमा के मरीज़ इसको अच्छी तरह पहचानते हैं। इसको इनहेलर कहा जा सकता है, मीटर डोज इनहेलर MDI कहा जा सकता है, या पफर कहा जा सकता है, एस्थमा का पफ कह सकते हैं। इसके स्टेप्स क्या हैं? आपने इसके ढक्कन को उतारा, आपने इसको ऊपर नीचे 2-3 बार हिलाया, आपने सांस को अंदर लिया, सांस को धीरे धीरे, जैसे ही आपने इसको दबाया उसी वक्त आपने सांस को खींचना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा दवाई को खींच के अपने फेफड़ों के अंदर ले गए और वहाँ पे सांस को रोक के रखा कम से कम 6 सेकेंड। घड़ी में भी देख सकते हो, 1001, 1002 ऐसे करके भी गिन सकते हो। 6 से 10 सेकेंड तक रोका ताकि दवाई वहाँ चिपक जाए, और उसके बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ मुंह से भी सकते हैं, नाक से भी सकते हैं। नाक से छोड़ेंगे तो जाते जाते वो नाक में भी कुछ ना कुछ हेल्प कर देगी। एस्थमा के मरीज़ को कई दफ़ा छींक, ज़ुकाम, नज़ले की भी एलर्जी होती है। तो एक कहावत है, क्या कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी अच्छी। जाते जाते वहाँ पे भी थोड़ा सा फ़ायदा कर देगी। ये इसका तरीका है लेने का। ख़ास इसमें एक ध्यान करना है कि लेने से पहले लंग्स को पूरा खाली करें, स्लो खींचें और रोक के रखें। ये तीनों स्टेप्स बहुत ही ज़रूरी हैं अगर इस इनहेलर ने आपको पूरा फ़ायदा करना है। ये तो स्टेप्स रहे इसके। आम तौर पे इसमें मरीज़ गलती कहाँ करते हैं? सिंक्रोनाइजेशन, यानी जहाँ दबाया वहाँ खींच नहीं पाते उसके साथ एकदम से, या तो जल्दी खींच लेते हैं या लेट खींचते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने देखा मैंने बहुत जल्दी सांस खींच लिया, चलाना भूल गया, लास्ट में जाके चलाया। लास्ट में मुझे थोड़ी सी दवाई मिली जो यहाँ तक जाएगी। ये तो हुआ कि आपने बहुत जल्दी खींच लिया, बहुत लेट खींचा। देखिए, अब आपने देखा कि यहाँ से दवाई वेस्ट हो गई, ये भी मुझे दवाई पूरी नहीं मिली। दांत के सामने रख लिया, अब मैं ले रहा हूँ लेकिन दवाई सारी यहाँ दांतों पे चिपक रही है। ये कुछ गलतियाँ मरीज़ करते हैं जिनका ध्यान करना है। सांस बाहर निकालने का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और एस्थमा के मरीज़ को सांस बाहर निकालना कैजुअल वे में ये हो जाएगा, उसको सांस टूट जाएगा, वीजिंग होने लगेगी, मन में डर बैठ जाएगा, ये मेरे से होगा नहीं। इसलिए ऐसे करके करें, धीरे 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 पेट को अंदर लास्ट में दबाएं, सांस को पूरा, यानी लंग्स को खाली करें ताकि दवाई से उसको भर सके।
जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ मरीज़ को, अगर आपने पिचकारी को अंदर रंग भरना है तो सबसे पहले क्या करना है, पिचकारी को खाली करिए। भरी पिचकारी के अंदर कैसे रंग भर सकते हो आप। सो अगर मैं ऐसे बैठे बैठे ले लेता हूँ, मुझे लग रहा है मैंने ले लिया, लेकिन ये दवाई यहाँ गई है, लंग्स में तो पहुँची नहीं, मुझे पूरा आराम नहीं मिलेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्हेलर के अंदर हमें ध्यान करनी चाहिए। इन्हेलर के साथ हम कभी कभी इस चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसको बोलते हैं स्पेसर। देखें, यहाँ पे इसको लगाया, अब जब हम इसको दबाएंगे तो ये दवाई जो इसकी फ्यूम्स बनते हैं ये यहीं पे कुछ देर तक रहते हैं। अगर हम थोड़ा आगे पीछे भी लेते हैं तो ये फॉरगिविंग है, ये हमें माफ़ कर देता है, हमारी छोटी मोटी गलती को माफ़ कर देता है, दवाई फिर भी अंदर पहुंच जाती है। और कुछ इन्हेलर्स की जो डेपोजिशन, जो चिपक जाते हैं गले के अंदर और वोकल कॉर्ड्स पे जाके, वो भी इससे बहुत कम हो जाता है। छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स इन्हेलर के होते हैं कि कभी गला बैठ जाता है या आवाज़ थोड़ी सी बदली सी हो जाती है। लेने के बाद फ़ौरन कुल्ला करना चाहिए, गरारे करने चाहिए और उसको थूक देना चाहिए। इन्हेलर छोटे बच्चों के लिए और वृद्ध आयु के लोगों के लिए, ओल्ड लोगों के लिए भी अच्छा है जो ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा सकते। इसके सामने कई दफ़ा एक मास्क सा लग जाता है छोटा सा, जिसको यूँ कर देते हैं, जिससे भी मरीज़ आराम से इसको ले सकता है। इसके बाद हम आते हैं एक दूसरे तरह का इन्हेलर जिसको बोलते हैं ड्राई पाउडर इन्हेलर, या जिसके कैप्सूल होते हैं। ये है एक औज़ार जिसका नाम है लूपीहेलर। ये बड़ा अच्छा औज़ार है, सिंपल है, आसानी से मरीज़ इसको सीख सकता है। ये कैप्सूल आते हैं, आपने इसको एक निकाला, फ़ौरन बंद कर दिया, नहीं तो मॉइस्चर इसे ख़राब करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी दवाई है, जितना आपको दिख रहा है इसमें दवाई, उसमें से 2% एक्चुअली दवाई है, 98% सिर्फ पिसी हुई चीनी है, लैक्टुलोज है, यानी बहुत कम दवाई है। इसके ढक्कन को खोला, इसको खोला, यहाँ इसको डाल दिया, ये अंदर बैठ गया पूरा इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इसको बंद किया, दोनों तरफ से प्रेस किया लाल बटन को। जब प्रेस किया तो इसके अंदर दोनों तरफ से कैप्सूल में छेक बन गया, उस छेक में से दवाई अब खींची जा सकती है। इसको उल्टा कर दिया, जोर से खींचा ताकत लगा के, और खींच के पूरा अंदर रोक के रखा और 10 सेकंड रोक के छोड़ दिया। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि इन्हेलर में हम चाहते हैं कि मरीज़ उसको धीरे धीरे खींचे, इसमें हम चाहते हैं कि तेज़ी से खींचे। सो ये नेचुरल है कि ये डिवाइस वही मरीज़ इस्तेमाल कर सकेगा जिसके लंग्स एस्थमा से इतने बिगड़े हुए नहीं हैं कि वो खींच ही नहीं पाएगा। अगर इतना सीवियर एस्थमा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो इतना दम वो बना ही नहीं पाएगा। इसके बाद भी कुल्ला करना है। सो इस बात से लेके हम आ जाते हैं इस बात पे कि कौन सा डिवाइस किस टाइप के मरीज़ के लिए सूटेबल रहना चाहिए। ये इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बैठ के मरीज़ और डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि किसकी इंटेलिजेंस लेवल कैसी है, दिस रिक्वायर सम इंटेलिजेंस, कितना ज़ोर से वो खींच सकता है, उसकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, ये जेब में पड़ा हुआ अच्छा लगता है या ये, कई बच्चों को लगता है ये बड़ा कूल है, कूल बच्चे कहते हैं इट्स वेरी कूल, इट लुक्स नाइस, इट लुक्स लाइक एन आईपॉड, तो उसको पसंद है तो ठीक है, और अगर ले सकता है तो इससे ही चलने दें। सो ये सारी चीज़ें देख करके डिवाइस हम देखेंगे कि कौन सा है। और ज़रूरी नहीं है कि एक बार में अगर मरीज़ सीख गया है तो वो हमेशा आगे ठीक लेगा, कई दफ़ा थोड़ा थोड़ा कैजुअलनेस आ जाती है। तो हर बार अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से पूछें तरीका और सही तरीके से इसको लें। हमने अपने क्लिनिक में पिछले 25 साल के एस्थमा के ट्रीटमेंट के तजुर्बे में कितने मरीज़ देखे हैं जो दवाई ले रहे हैं, इन्हेलर ले रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं है, और उनकी दवाइयाँ दूसरे डॉक्टर बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन जो इसको कहते हैं ना कि मसला ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम और है, मसला सिर्फ ये है कि इनके इन्हेलर लेने का बेचारों का तरीका ठीक नहीं है, और उनकी गलती नहीं है, किसी ने ठीक से सिखाया भी नहीं है। सो इन्हेलर से एस्थमा के मरीज़ को प्यार करना चाहिए, उसको लाइक करना चाहिए, वो उसका दोस्त है, ठीक तरीके सीखें। इन्हेलर मोस्ट एस्थमा पेशेंट्स, 95% एस्थमा के पेशेंट्स को बिल्कुल ठीक ठाक रख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।